अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला भारत में जारी है। आज खेले गए इवेंट के छठे मैच में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रन से शिकस्त दे दी है। प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान में मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं आप राजपूत। और डेफिनेटली आज का मैच बड़ा ही शानदार रहा, लेकिन शानदार इस एतबार से भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद कहीं वन साइडेड मैच तो नहीं होता चला जा रहा। क्या वाकई ऐसा है? हमारे एक्सपर्ट्स ऐसा समझते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होते हैं हारून रशीद साहब और अब्दुर्रहमान साहब। हारून साहब, आज का मैच आपने देखा, प्रेडिक्शंस तो यही थी कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन लग भी हर सूरत यही रहा था। देखिए, हम शुरू से ही ये बात कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर नीदरलैंड को वनडे क्रिकेट का अगेंस्ट टॉप टीम्स खेलने का, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक उसकी दोनों मैचेस में उन्होंने बताया कि दोनों मरतबा उन्होंने 6 विकेट आउट कर लिए और उसके बाद लेटर स्टेजेस में उन्होंने रन्स ऐड करवा दिए, जिसकी वजह से जो है प्रेशर उनकी बैटिंग पे आया। स्ट्रेटजी उनकी यही थी कि शायद हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अंडर 300 और उसके बाद हम इसको चेस कर लेंगे, क्योंकि नीदरलैंड की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है। बॉलिंग का ही उनको इशू होता है, इसलिए वो सेकंड बॉलिंग करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं कि वो चेस उनसे हो जाएगी। लेकिन एक दो अच्छी पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट दिया है न्यूजीलैंड ने, वो न्यूजीलैंड ये बता रही है कि वो एक ऑलराउंड टीम, राउंडेड टीम है और उसके पास बॉलिंग के शोबे में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बैटिंग में भी उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इवन मैट हेनरी जो 9वें 10वें नंबर पे आए और उन्होंने आते ही जिस तरह चक्का और चौके लगा के 4 बॉलों में 10 रन किए, उसके बाद सेंटनर ने जिस तरीके से एक इनिंग खेली और वो जो स्कोर है तकरीबन 320 के करीब लेके जब वो पहुंचे, तो वहाँ पर कम से कम ये हो गया था कि ये रन इतने हैं कि वो इस पिच के ऊपर। और एक जो अच्छा मेरा ख्याल है, इसको आप बैड लक कह सकते हैं नीदरलैंड के लिए, कि वो ड्यू फैक्टर इतना हमें नजर नहीं आया। ये आखिर वक्त तक जो है गेंद स्पिन भी हो रहा थे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की सेंटर ने और उन्होंने 5 आउट किए। रहमान भाई, आपसे ये पूछना चाहूँगा, न्यूजीलैंड ने ऑब्वियसली, आप भी यही कह रहे थे, हारून साहब ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहेगा। आज के मैच में थोड़ी सी फाइट हमें नजर आई नीदरलैंड की जानिब से, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी फाइट नजर आई थी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में टॉस जो था, इनको खुद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, माय पॉइंट ऑफ व्यू, नीदरलैंड को। अच्छा, मतलब पहला ही फैसला गलत था। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड टाइम चेज भी नहीं हो रहा उनसे, तो व्हाई नॉट पहले अगर बैटिंग करे, तो उसमें अब ड्यू फैक्टर भी नहीं है, तो स्पिनर्स को भी हेल्प थी, तो एक डिफरेंट गेम हो सकती थी। सेकेंडली, न्यूजीलैंड ने बड़ा उनके देखे पहले 5-6 बैट्समैन ने जिम्मेदारी दी, उसके बाद जाके उन्होंने 5 वर्क किया। जो पहले 5 बैट्समैन उन्होंने 270 रन इनके करीब बनाए, ये नहीं कि उन्होंने अपनी विकेटें गवा दी। आज के मैच में पहले 3 ओवर के 4 ओवर मेडन खेले, उसके बाद अगले 4 ओवर में 62 रन पे थे वो। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि सम टाइम उनको और भी बॉलर ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन उनके एक प्लेयर ने पिछले गेम में 100 रन बनाए हैं और इतनी तेज बैटिंग की। इस मैच में पिच और थी, बॉलर और थे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी और थी, वो उस हिसाब से कॉम्बे खेला। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि पिच को रीड करके अपनी टीम के लिए कैसे खेल रहे। अगर वो वहां पे अर्ली 2-3 विकेटें गिर जाती, आई डोंट थिंक सो कि ये 300 को टच करते, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर आता है, क्योंकि फिर आपकी नीचे बैटिंग पे ज्यादा ओवर खेलने पड़ते हैं। तो ये एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से, और ये जैसे हम अक्सर बात करते हैं, हारून भाई भी ये बात करते हैं, ये पहले 5-6 बैट्समैन की जिम्मेदारी है, वो कम से कम 40 से 45 ओवर तक टिल खेलते रहे। फिर आपकी जो डेथ है या ऑलराउंडर्स जो बचते हैं, फिर उनके लिए अच्छा टाइम होता है कि जाके 30 बॉलों पे वो 60-70 लाइसेंस टू किल मिल जाता है, जाए और मार दे। तो जब उनको लंबे 15-20 ओवर मिलते हैं, तो फिर वो सिंगलों की तरफ जाते हैं, वहां विकेट के चांस बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी, देखे एंड पे आके उनके दोनों, एक सैनिटर ने कैसे आके हिटिंग की, पहले अच्छा सेट हुआ, तो फिर आके नीचे से 10 रन बनाए मैट हेनरी ने। एग्जैक्टली। तो ये एक टीम वर्क होता है। तो न्यूजीलैंड इस टाइम बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में टीम है और बॉलिंग भी ऐसी लग रहा है आगे चलकर सभी को टफ टाइम दी। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी देखना होता है, इससे पहले कि मास्टर ब्लास्टर की इनिंग्स की तरफ जाएं, देखें और फिजान हमें अपडेट करें उसके बारे में। फिजान भी अक्सर एक बात कह रहे थे बार बार नीदरलैंड वाले मामले पे, कि आज के बाद मुझे भी वैसे लगना शुरू हो गया कि ये वाकई एपेटाइजर ना बन जाए। इज दैट सो? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, इनफैक्ट हम बहुत ज्यादा एट टाइम, लेकिन टॉम लैथम ने भी अच्छी बारी खेली, 50 स्कोर किया। रचिन रविंद्र ने भी अच्छी बैटिंग की और डैरल मिचेल उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इससे मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि टीम बहुत साउंड नजर आ रही है। फैजान की बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि किसी भी क्रिकेटर का दिल दुखाना नहीं चाहता, सब मास्टर बनाना चाहता है क्योंकि जिसने अच्छा परफॉर्म किया नाम लेना बनता है। एग्जैक्टली, जो टीम के लिए अच्छा खेलता है, जो टीम का टीम मैन होता है, तो उसकी परफॉर्मेंसेस हाईलाइट होती है।
तो ये सारी टीम में अभी लग रहे हैं, एक टीम जेल लग रही है। अभी देखिए विलियमसन मिसिंग है इसमें, साउदी मिसिंग है इसमें, एक बड़ा कैप्टन मिस है, लेकिन फिर भी वो कहीं भी ऐसी चीज उनको फील नहीं आ रही कि हम इस बंदों को मिस कर रहे हैं। वो 300 प्लस भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, अपनी टीम को रोटेट भी कर रहे हैं, डिफरेंट चांसेस भी दे रहे हैं। आज फर्गसन की बॉलिंग का आप डिफरेंट देख लें कि आगे उनके बड़े मैचेस आने हैं, तो उसको प्रैक्टिस की भी जरूरत थी। आज उन्होंने 8 ओवर अच्छी लाइनों लेंथ पे हिट किए, तो ये एक टीम वर्क अच्छा है। लेकिन स्ट्राइक रेट का ये आपने अच्छा सवाल किया, तो जब वनडे T20 का बहुत फर्क है, इसमें 50 ओवर है, उसमें 20 ओवर है, तो जो अंदर रहेगा तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर 6-8 बॉलें खेल के आप 15-20 बनाते हैं तो इससे टीम को कोई फायदा नहीं होता। तो अगर बॉल टू बॉल आप बॉल टू बॉल भी खेलते हैं तो देखिए कि रिजल्ट एंड पे क्या आता है टीम के लिए। तो हरुण साहब, छोटी टीमों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर हमने स्ट्राइक रेट बेहतर करना है तो ये 3 टिप्स हैं, इन पर अमल कर लें? देखिए उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो आईसीसी की कोई विंडो नजर आती है उनको ज्यादातर मैचेस जो है ना टॉप टीम्स के साथ खेलने चाहिए। अच्छा, यू नो बिफोर ऑल दीज वर्ल्ड कप्स या बिग इवेंट्स, वो जब तक अपनी टॉप टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे क्योंकि एक सर्टेन रिक्वायर्ड वो स्टैंडर्ड में खेल रहे होते हैं। तो जब उन्होंने इसको इम्प्रूव करना है तो अपने स्टैंडर्ड के हाई जाके उनके खिलाफ मुकाबला करना होगा, तब जाके उनको ये सारी चीजें पता लगेंगी। पैकेज बुरा नहीं है, बॉलिंग में मुझे डेफिनेटली उनमें कमी नजर आती है क्योंकि एक ऑफ स्पिनर उनका अच्छा है, वो भी अगर हेल्पफुल विकेट मिल जाए तो वो अच्छा कर लेते। लेकिन बाकी जो मीडियम पेसेस है, आप डिलेडे को निकाल दें तो बाकी कोई इतने ज्यादा पेनिट्रेटिव किस्म के बॉलर नहीं है। डिलेडे ने आज 10 ओवर्स में 64 रन दिए और अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है वो एक बहुत की प्लेयर है फॉर द नीदरलैंड्स। आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, डेफिनेटली है। आई थिंक उसने बैटिंग में भी आज आगे बड़ा अच्छा चार्ज शुरू किया था, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका की बैट्समैन तो है, लेकिन आज की जो पिच थी उसमें तो 10 ओवर में अगर 60 रन आप देते हैं ना तो इट वाज नॉट बैड, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए काफी साजगार थी। सेंटन ने भी 10 ओवर में 59 रन दे के 5 विकेट लिए। उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक एक वक्त में जब उसके ऊपर 2-3 छक्के भी लगा दिए। आई थिंक वो जो इनके आखिरी वाले बैट्समैन थे, और उसके बाद उन्होंने उसको जिस तरीके से आउट किया, हाँ एक्रमैन ने या एक्रमैन, उसने फिर उसी को उसने बिल्कुल नहीं घबराया नहीं। देखो उसने तेज बॉलिंग की और उसके बाद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर उसने फ्लाइट की, उसको भी उसने जब वो मारने गया तो कॉटन बोल्ड हो गया। तो उसकी जो अब वो दिखा रहे थे विकेट्स लेने का जो अंदाज था सेंटर का, उसमें उनकी पेस दिखा रहे थे कि 77 की वो डिलीवरी की है, उस पर विकेट मिली है। 85 पे उसने बॉल किया, उस पर विकेट मिली है। एक तेज बॉल की उन्होंने 93 पे, उस पर विकेट मिली। तो बड़ी सेंसिबल बॉलिंग की। मोस्ट ऑफ द विकेट्स उनको लिटिल बिट स्लो करने पे मिली है। एज ए स्पिनर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 5 विकेटें आज मिचेल सेंटनर ने ली और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कोई भी टीम सामने होती, नीदरलैंड्स को हम ये माइनस कर देना कि थोड़ी आसान हरीफ है, कोई भी टीम सामने हो, एक बॉलर आपका सिर्फ आपको 60 रन देकर 5 विकेटें आपके ले जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं? एग्जैक्टली। और वो मेन बॉलर है अभी उनका इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए, इससे पहले भी। तो एक 5 आउट वर्ल्ड कप में करना, एक ये भी बहुत बड़े है। सेम बात है कि आपने जो कि कोई भी टीम हो सेम 5 आउट करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसने अगेंस्ट श्रीलंका भी, अगेंस्ट पहले इनका मैच उसके साथ था इंग्लैंड के साथ, जो भी था वो वेरिएशन ही यूज करता था। वो सबसे अच्छी बॉलर की ये स्पिनर स्पेशली कि वो बड़ी ब्रेव डिसीजन ले रहा है कि उसको इस चीज का डर नहीं है कि मुझे बाउंड्री होगी, वो जा रहा है अपनी वेरिएशन के साथ। आज भी देख ले, उसको छक्का जरूर पड़े 1-2, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। सेम एज इट इज उसको फॉलो कर रहा है रविंद्र, अपनी एक्सपर्टीज को उन्होंने बैक किया। एग्जैक्टली। जो सेकंड उसके साथ स्पिनर बॉल कर रहा है वो भी उसी चीज को वेरी कर रहा है कि उसको समझाया जा रहा है, उसको बैकअप दिया जा रहा है। रविंद्र पर प्रेशर जरूर होगा। आपकी 5 विकेटों का, आपके इस टर्न का, डेफिनेटली कोई भी टीम आएगी इसको बड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब ये इजीली हिट नहीं खाएगा। इमाम भाई, एक टीम जो आपकी पहले 2 मैचेस जीत रही है, हरुण साहब आपको चैट करना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि देखिए 10 ओवर में 59 रन दिए। जो एक और जो बड़ी अच्छी चीज थी, जो उनकी कैप्टन अपने बॉलर्स का इस्तेमाल इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है अपने बॉलर्स के ओवर्स को। रिस्पेक्टिव अगर कोई बॉलर विकेट भी ले लेता है, अगर उन्होंने से 4 ओवर कराने तो 4 ओवर के बाद उनको चेंज कर देगा। इवन ऐसे लग रहा था कि 4 विकेट्स लेने के बाद भी उन्होंने सेंटनर को चेंज कर दिया, दोबारा उसको 40th ओवर के बाद लेकर आए। सो नॉर्मली होता है ना कि 5वीं विकेट उसको मिल सकती है तो उसको कंटिन्यू करा दें। तो वो उन्होंने जो भी अपना गेम प्लान किया हुआ है, यू नो, छोटे छोटे स्पेल में यूज करते हैं अपने बॉलर्स को। मैट हेनरी आएंगे 4 ओवर करके चले जाएंगे, बोल्ट आएंगे वो 4 ओवर करके चले जाएंगे, फिर सेकंड स्पेल में आएंगे, फिर थर्ड स्पेल में आएंगे। ये हम लोगों में ही है, यहाँ मेरा 5वां उठते करा दिया। मैं ये पूछने जा रही थी आपसे कि क्या बॉलर्स में ये भूख रहती है कि ये विकेट ये विकेट क्यों 5 आउट है। ऐसे बॉलर बता दिया ना,
जब वो भी खेलते होंगे शायद यही होता होगा। कप्तान के पीछे पड़ा रहता बंदा, मेरी एक विकेट रह गई, यार टेल आ गई है यार, करा देना यार, टेल आ गई है। क्योंकि आपने और सईद अजमल ने मिलकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हैं। पहली इनिंग में अगर सईद अजमल 5 विकेट ले रहे हैं तो दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट्स ये लेके जा रहे हैं, तो ये बड़ा इनकी होती थी। इन दुबई, इन ऑस्ट्रेलिया आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ऑब्वियसली मिचेल सेंटनर भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो आप बेहतर समझते हैं। हाँ नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक अगर आप जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना कि एज ए बॉलिंग यूनिट आपको और फिर उनको अपने रोल्स पता है, वो जब अपने रोल में आते हैं एक आध विकेट लेके और वो साइड पे हो जाते हैं, फिर दूसरा आके उनको कॉम्पनसेट करता है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है और एक और विकेट ले जाता है, फिर वो साइड पे हो जाता है। तो वो इससे एक तो ये होता है कि जो बैट्समैन है ना वो सेटल नहीं हो सकता, उसको ये नहीं लगता कि यार ये 4 से 5 ओवर अगर इकट्ठा कराएगा तो मैं इसको समझ लूंगा। वो 2 से 3 4 ओवर कराते हैं, उसको चेंज करके दूसरा ले आते हैं। सो आज उन्होंने 2 ओवर के लिए उसको फ्लिप्स को भी यूज किया। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं नजर नहीं आ रहा था कि उसको यूज करने की जरूरत है या नहीं है, उन्होंने उनको भी यूज किया क्योंकि किसी वक्त भी स्ट्रेटजी में डाइवर्सिटी हो ना, हाँ, तो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि किसी टाइम भी किसी वो मेन सम टाइम बॉलिंग करता है, तो अगर आप एकदम से बॉलिंग देते हैं किसी अच्छे मैच में तो वो वैसा डिलीवर नहीं होता। अगर आपकी वो प्रैक्टिस 2-3 ओवर किसी भी मैच में आपको मिलते रहे तो फिर आपको बॉलिंग में इजी होता है। सो दैट्स व्हाई दे यूज ऑल द थिंग्स कि जब किसी की भी जरूरत पड़े तो स्ट्रेट वे आके बॉल करा सके। हारून साहब, ओवरऑल आप न्यूजीलैंड की टीम को 2 मैचेस खेल चुके हैं और कन्विंसिंगली आई वुड से कि वो मैचेस जीते हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है अभी तक। आगे वर्ल्ड कप के जो उनके बाकी मैचेस हैं, बाकी टीम्स के साथ खेलना है, व्हाट डू यू से कि दे विल बी इन द टूर्नामेंट? न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से अंडरडॉग्स रहते हैं, वो लोग उनको इतना ज्यादा रेट नहीं करते। अगर आप इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग आगे सेमीफाइनल तक तो चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं आपको 92 के वर्ल्ड कप में भी लेके जाऊं तो ये अनबीटन थे जब सेमीफाइनल में खेले थे। पाकिस्तान के खिलाफ जो सेमीफाइनल खेले हैं उनका कैप्टन 100 किया मार्टिन क्रो ने, वो अनफिट हो गया। वो कैप्टन जो है वो फील्ड में नहीं आ सका, और थ्रू आउट 50 ओवर बस बैठ के देखता रहा, और जो चीजें अंदर होती रही वो क्योंकि वहाँ आई थिंक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंजमामुल हक और मोइन खान आके एक नए लड़के थे आगे एकदम से ऐसी जबरदस्त इनिंग खेल जाएंगे और वो मैच जीत जाएंगे, क्योंकि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उनकी टीम ऐसी है कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचती है, वहां जाके गड़बड़ करती है। लेकिन आई थिंक अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत मैच्योर हो गए हैं, और ये अब मैं एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स मुझे नजर आ रही है इस यूनिट। 2015-2019 का फाइनल भी खेल चुके हैं, तो आई होप कि शायद इस दफा भी फाइनल में पहुंच सकते हैं। और अब मैं बस ये कहना चाहती कि आज कि किसी जगह में ट्वीट पढ़ रही थी तो किसी ने हंसते मुस्कुराते अंदाज में लिखा हुआ था कि न्यूजीलैंड की आबादी इतनी सी है, बंदे इतने तगड़े तगड़े समझ नहीं आता कहां से निकाल के लाए। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और इस ट्रांसमिशन के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें, लेकिन कुछ तमाशे ऐसे होते हैं जो कि आए रोज लगे रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भारत में लग रहे हैं। काश कि वो भी स्ट्रीम होना शुरू हो जाते हैं। वो आई थिंक होंगे, आई थिंक जब हम बात करेंगे लोग उस पर तवज्जो देंगे, लोग तवज्जो देंगे। ट्विटर भी तवज्जो दे रहा है, बाकी सोशल वेबसाइट जो है वो भी तवज्जो दे रही है, लेकिन आपने जहां तवज्जो दे रही वो मैं आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड कप के लिए लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री है। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखिए वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त, और हासिल करें जैज़ की महानावार ऑफर। तो अभी इंस्टॉल करें तमाशा ऐप, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन। अच्छा, मैच मिस करने का तो सीन नहीं है जरियाब, लेकिन हमारे ना तो वहां पर जा सकते हैं सहाफी, ना ही हमारा जो है कोई विजिटर्स जा सकते हैं, ना हमारे तमाशाई वहां पर जाके उनको भगा देते हैं। ये मामला क्या चल रहे हैं? ये मामला बहुत खराब हो गए हैं, और इन्हीं मामलात को ऑन बोर्ड लेने के लिए आज तो पीसीबी में खासा मुतहरिक नजर आया, और सेक्रेटरी खारजा से भी इस मामले पर गुफ्तगू हुई है, और कहा जा रहा है कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे एसेट्स हैं, हमारे लोगों ने वहां पर जाना है। अच्छी क्रिकेट तभी फले फूलेगी जब आप लोगों को देखने की इजाजत देंगे। हारून साहब, ये सिचुएशन मतलब इतनी क्रिटिकल हो गई है कि अभी आप ही ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर पीसीबी नोटिस ले तो मतलब कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। आई थिंक आप तो ये बात करें, पीसीबी ने तो नोटिस लिया और लेना भी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आपके फैंस ही नहीं जाएंगे आपकी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और क्रिकेट के शायकीन है बेसिकली, वो किसी पाकिस्तान को सपोर्ट करने नहीं जाए, वो क्रिकेट को सपोर्ट करने जाएंगे, आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। मेरा एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट दोस्त है जो ये स्पोर्ट्स के उसने भी मुझे कहा, वो जो खुद इंडिया में मौजूद है, उसने कहा इतना दुख हो रहा है देख के कि यहाँ कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बैड।
इंडिया जो भी है अपनी पॉलिसीज जो है वो साइड पर रखे, स्पोर्ट्स को तो कम से कम एज ए स्पोर्ट्स लेना, कि स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट करे। बाकी तमाम जो दूसरे गेम्स हैं उसमें तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान वहाँ खेल रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो भी वहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, बास्केटबॉल टीम पाकिस्तान आ रही है, और वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे जो टीम आनी चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, दूसरे चले। अगर नहीं आए तो कम से कम इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसमें तो आप लोगों को वहां आने से मना ना करें। अननेसरी आप कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज खड़ी कर रहे हैं। जैनब के इशू में भी जो है वो कितना ज्यादा बुरी चीज है कि वो अपने पर्सनल रीजंस को बता के वो वापस आ रही है, तो कोई बात नहीं हुई। वो एक सेलिब्रिटी है, उसने क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया, इतनी खिदमत की हुई है उसने, और वहां पर उसके लिए एक बहुत बड़ा एक उसके लिए चार्म था, प्लेटफॉर्म था, दुनिया भर उसको जानती थी। आई थिंक सब लोग इसको कंडेम करेंगे, इट्स नॉट ओनली कि हम करेंगे, सारी की सारी दुनिया इसको कंडेम करेगी। अच्छा, ये जो पिक्चर चल रही है ज़ैनब अब्बास की, ये जब उन्होंने शेयर की और उसके ऊपर एक जो ट्वीट लिखा था कि इंडियन लोग काफी कल्चरल, उनका कलरफुल है, मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही इस तरह के मामलात हो जाना कि ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़कर वापस आना पड़ा। अब आईसीसी की रिप्रेजेंटेटिव थी वहां पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी एज पर देखा जाए, बेशक वो पाकिस्तानी थी, लेकिन नफरत क्या इतनी बढ़ गई है लोगों में। आप भी इंडिया में खेल चुके हैं, आप भी इंडिया में खेल चुके हैं, ये क्या हो गया है 2011 से अब तक, इतना चेंज कैसे हो गया? ये वैसे एक चीप हरकत है कि ये कोई ऐसी वो नहीं है कि जिससे आपको बहुत सारी कोई फेम मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए। वो क्रिकेट को हर्ट कर रही है ये चीजें। तो उन्होंने जो भी लिखा है वो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप उनको इस चीज में आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ना क्राउड है ना कोई पाकिस्तान टीम का सपोर्टर है। हम क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं, वो जब लोग आते हैं हम इतनी मेहमान नवाजी करते हैं। कोई ऐसी चीज बता दें कि उनकी कोई भी टीम आए तो उनके साथ कोई ऐसा बिहेव होता है, कुछ नहीं होता। उनके लिए वीजे भी ओपन किए जाते हैं, उनकी लुक आफ्टर भी की जाती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो इन चीजों को क्यों हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि अंडर प्रेशर करने के लिए। हमारे मुल्क में तो इतना अमन और सुकून है, लेकिन जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं वो अपने मुल्क को ही नहीं संभाल सके, वो क्राउड ही नहीं ला सके, ना सेरेमनी में ला सके, ना फर्स्ट गेम में ला सके। इवन इंडिया के मैच में भी 50,000 कैपेसिटी थी और 33,000 बंदा था, और पहली गेम है उनकी। लेकिन ये चीजें क्रिकेट के लिए खतरा है। और जो ज़ैनब की चीज है तो मेरे ख्याल में आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए इस पे, पूरा पाकिस्तान भी ले रहा है। तो ये एक सोशल नेटवर्क है, तो इस पे जो जिसका दिल चाहता है, जब इंडियन लोग ट्विटर पे या जिस पे भी इतना कुछ लिखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में से कोई ऐसी चीज जाती है कि जो उनको बाप बना दिया जाता है, किसी को बेटा बना दिया जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो आपको स्टेट में कोई कहे कि ये आपका बाप है, तो इससे बुरी बात तो कोई चीज नहीं है ना। तो फिर आप इन छोटी छोटी चीजों को क्यों बीच में ला रहे हैं? तो एक ना वो स्पोर्ट्समैन, एक जर्नलिस्ट है, वो उसका हक बनता है कि इन चीजों पे बात करे। तो ये थोड़ा है कि जब भी कोई ऐसा तो है, फिर जब कोई और भी बात करेगा तो फिर आप उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ना कोई जर्नलिस्ट गया वहां पे, ना कोई हमारा कोई ऐसा बंदा, जब ग्राउंड में टीम वर्ल्ड कप के लिए उतरती है तो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है, उसको दिल दे के खुश होता है, परफॉर्मेंस की और दिल में भूख बढ़ती है। जब पाकिस्तान और इज्जत का लेवल ही देखने वाला होता है। जब आप बाउंड्री करते हैं, अच्छा बॉल रोकते हैं, विकेट मिलती है, तो पाकिस्तान का नारा लगता है, तो उससे बहुत बड़ा दिल होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज से डर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को जब पूरी सपोर्ट मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट है, ये ग्राउंड है, फैन से ये बात होती है। एक प्लेयर से तो होती है, लेकिन फैन से भी बहुत आबाद। देखिए ना, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट है, आप देखें दुनिया भर के जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली उस जर्नलिस्ट क्या है कि वो अपनी पाकिस्तान टीम की जो भी मूवमेंट्स हैं उसको वो रिपोर्ट करते हैं, ताकि यहाँ पाकिस्तानी अवाम को पता लगे कि पाकिस्तानी टीम वहाँ क्या कर रही है। अब हमारे जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं है, कौन उनकी रिपोर्ट करेगा? उनको कौन बताएगा कि जी वो उनकी क्या प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया, ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने क्या किया, कैसे नहीं किया? और आप देखेंगे अब तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अब क्या होगा कि जो पाकिस्तानी टीम के साथ जो हमारा गया हुआ है मीडिया का, मतलब वही वीडियो बना अच्छा, ये बड़ी अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम की कवरेज ही उस एतबार से नहीं हो पा रही है, वो कहीं छुप से गए हैं। जी बिल्कुल, वो इसलिए कि अब सिर्फ वो जो हमारा मीडिया मैनेजर वहां गया हुआ है जो उनके साथ टीम के साथ, वही अब ये अपलोड कर रहा है चीजें। बाकियों का तो कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो एक अपनी टीम के हिसाब से ही करेगा ना।
लेकिन जर्नलिस्ट तो उसको दूसरे एंगल से भी देखते हैं ना, True, true. वो कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं, इंडियन क्राउड का क्या बिहेवियर है, या वहाँ के जो और चंद ही अनासर हैं जो ये प्रॉब्लम और हर जर्नलिस्ट का रिपोर्ट करने का एंगल डिफरेंट होता है। Exactly. और अगर ये हाईलाइट होंगे तो सबको पता लगेगा ना कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कैसी कर रही है, क्या क्या चीजें कर रही है। मेरे ख्याल में जो टीम का मीडिया मैनेजर है वो भी घबरा रहा होगा कि मैं ना ऐसी कोई चीज लगा दूं मुझे भी कि आ जा वापस। वो भी ट्वीट करने से घबरा रहा होगा। तो लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है क्रिकेट के लिए, जो पीसीबी ने इतना क्विकली नोटिस लिया है, समथिंग रॉन्ग देयर। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है साहब माजी में कि फौरी तौर पे इतनी जल्दी नोटिस लिया गया नहीं हो? हुआ। देखिए, हमें तो इतना अच्छी तरह याद है कि उनका इतना बड़ा मीडिया यहाँ पर आता था जब हमारे यहाँ वो आते थे, उनको 96 को वर्ल्ड कप यहाँ पे आप पाकिस्तान में यकीन हुआ था। करेंगे वो खुद वो जाके बाहर कहते थे कि यहाँ पर वो जब कहीं भी जाके खाना पीना कुछ करते थे तो लोग उनसे पैसे नहीं लेते थे, इज्जत करते थे। मतलब इस किस्म की हमारी हॉस्पिटैलिटी। और खूबसूरत है फॉर मेहमान दैट नवाज़ी। मैटर वहां भी जब हम जाते थे तो वो भी बिल्कुल बहुत ऐसे, ज्यादा बिल्कुल ऐसे। मैं कह रहा हूँ जो मैच टू मैच कांटेक्ट है ना, वो तो बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो चंद नासिर जिन्होंने नुकसान पहुंचाना है पाकिस्तान की इमेज को, वो इस किस्म की हरकतें करके अपनी अननेसेसरी वो नेगेटिव पब्लिसिटी सॉरी हारून भाई, अभी भी इनके 2 मेंबर्स आए थे बीसीसी, रॉजर देखें कि बिन्नी और कितने अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की है। चेयरमैन साहब ने अपने घर पे उनको खाने पे बुलाया है, गवर्नर पंजाब ने उनको बुलाया, पूरी टीम ने उनको वेलकम तो फिर किया। जब हम उनको इतनी इज्जत देते हैं तो वो उनको भी चाहिए कि ये स्पोर्ट्स है, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो इसको एक पाक तरीके से रखना चाहिए। ये क्रिकेट है, एक जेंटलमैन गेम है, तो ये ग्राउंड में खूबसूरत चीजें लगती हैं, तो इनको इन चीजों में मेरा ख्याल है कि नहीं आना चाहिए। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको खराब करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड कप हर मुल्क में ही होता है, तो फिर आने वाले वक्त में इनको कहीं भी जाना पड़ सकता है। आप क्या समझते हैं, आप पीसीबी की एक जो है ना मेंबर भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं, आप मैनेजमेंट को समझते हैं, आईसीसी का एक क्या लेवल है कि अगले आने वाले इवेंट्स जो कि इंडिया को दिए जाने हैं वो इन चीज को टेक ऑन करेंगे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इनके क्या सिनेरियोस थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे और लोगों को बुलाया नहीं गया, वीजा इश्यूज थे, ये देखे जाएंगे अगली दफा में? या इंडिया इतना स्ट्रांग है कि ये सारी चीजें फिर से माइनस हो जाएंगी? एक चीज मैं बताऊं कि जो सबसे ज्यादा वो बीसीसीआई जो बचता है ना, वो ये कह के बचता है कि जी हमारा गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, ठीक है ना, किसी भी चीज। और अच्छा, वीजा इश्यूज सिर्फ पाकिस्तानी इसको ही आ रहे हैं, किसी और को तो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो वो क्योंकि गवर्नमेंट का जो Government to government पॉलिटिक्स का जो इशू है, जिसमें वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप नहीं डेवलप करना चाहते, उसको बेस बना के बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को जाकर ये पेश कर रिपोर्ट देती देता है। और बीसीसीआई के बंदे ही तो आईसीसी में भी है ना, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए वो फिर वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं। वो इसलिए कोई चीज़ ऐसी बीसीसीआई को कह नहीं सकते। बहुत बड़ी मार्केट है, रेवेन्यू जनरेशन सारी की सारी इंडियन की तरफ से ही आती है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन मेरे सिर्फ जो एक ही है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। तो इसलिए स्पोर्ट्स को, चाहे क्रिकेट हो और जितने भी दीगर स्पोर्ट्स हैं, उसको तो बिल्कुल ही आज़ादाना पॉलिसी होनी चाहिए। वीजेज भी इश्यूज होने चाहिए, उनको भी आना चाहिए, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एंड नोट है कि इंडिया को खास तौर पे स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलहदा रखना होगा, ताकि जो भी स्पोर्ट वहां पर खेला जा रहा है, यहाँ पे खेला जा रहा है, अगर आपस में बायलैटरल सीरीज होंगी तो ही ये फ्लरिश करेगा क्रिकेट, वरना आई थिंक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, इंडियंस भी खुद भी देखना देखना चाहते हैं। उनके फैंस के सद तक बाबर आजम और हमारे बाकी टीम मेंबर से मोहब्बत करते हैं, वो आप लोग देख चुके हैं। कुछ मजीद चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान वेलकम बैक। क्रिकेट का सुल्तान की ट्रांसमिशन जारी है और वर्ल्ड कप भी जारी है। आज एक मैच खेला गया, लेकिन कल 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपना पहला मैच हारा है न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह। बांग्लादेश ने अपना मैच जीता है बहुत अच्छे से, अफगानिस्तान को हराया है। लेकिन दूसरा मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दोनों मैचेस में बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन सी टीम जो हारी है उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए कि वो मैच जीत सके। हारून साहब, कल मैच है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। बांग्लादेश उसी ग्राउंड में खेली जहां पर वो अपना पहला मैच खेली अफगानिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड आफ्टर दैट मैच थोड़ा शेल में होंगे क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है और पहला ही मैच डिफेंडिंग चैंपियन का। तो क्या लगता है कल बेन स्टोक्स को मेरा ख्याल है कि वो चांस दे देंगे? ये सब डिपेंड करता है कि बेन स्टोक्स कितना फिट है कितना नहीं है, ये तो पता लगेगा। लेकिन यूजुअली मैं फील करता हूँ कि अंडर प्रेशर होंगे इंग्लैंड, इसमें कोई शक नहीं है। और धर्मशाला में बांग्लादेश ऑलरेडी खेल चुका है, उसको वहाँ का पूरी तरह अंदाज़ा है। वहाँ की भी पिचेस को मैं देख रहा हूँ 4 से 5 वनडेज हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ भी अभी एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 220 से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। एक दफ़ा 300 से ज़्यादा रन भी हुए हैं।
सो ग्राउंड छोटा है, क्योंकि वो हाइट पे है तो इसलिए वो थोड़ी सी प्लेयर्स के लिए एग्जर्शन होती है उसमें। लेकिन इंग्लैंड ऑल आउट जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं फील करता कि इंग्लैंड को हम इतनी जल्दी रूल आउट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही आउट है। बांग्लादेश क्योंकि एक सेटल टीम की तरह नजर आ रही है, उसके जो अनफिट प्लेयर्स थे वो वापस आ गए हैं, आते इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी देना शुरू कर दी है। सो वेल नेट यूनिट है, शकीब अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, साथ साथ बैटिंग भी कर रहे हैं। सो मुशफिकुर रहीम उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास हैं, लेकिन इंग्लैंड डेफिनेटली चाहेगा कि वो कल अपने मतलब कम से कम टेबल पे तो आए ना वो मैच जीत के। लेकिन बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा वो, क्योंकि स्पिनर्स को झेलना पड़ेगा इंग्लैंड के बैट्समैन को। और अगर तो स्पिन लेना शुरू कर दिया, जिस तरह के हम यहाँ देखते हैं कि हमारे वहाँ पर वो और डे मैच है, वो एक जेन में रखिएगा, डे मैच है तो उसमें अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर मॉइस्चर का एलिमेंट है, वो पहाड़ी इलाका है, सो वो भी एक टॉस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है। और टॉस जीतने वाली टीम अगर पहले बॉलिंग कर लेती है तो यू नेवर नो कि अगर शुरू में इन रोड्स हो जाएं तो वो हावी हो सकते हैं टीम और पे। सही कह रहे हो सब कि आजकल टॉस जीतकर फैसला करना भी बाजों का टीमों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन रहमान साहब, स्टोक्स को मौका मिले ना मिले, मुझे लगता है फैजान के बार बार इसरार करने पर ना अब्दुल्ला शफीक को चांस मिल जाएगा। अगर बटलर सुन रहे हो तो यार फैजान की बात अच्छा, बटलर से याद है, बटलर ने जो कल मैच खेला जाना है धर्मशाला में, उसकी जो आउटफील्ड है अफगानिस्तान के प्लेयर का, आपको याद होगा जब उन्होंने डाइव किया था, वो ग्राउंड का एक पूरा पैच उतर के जो है ना वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। आप भी क्रिकेट खेलते रहे, आप भी क्रिकेट खेले, जब आपकी आउटफील्ड इतनी गीली हो या इतनी वो कहते सॉफ्ट हो, आप डाइव नहीं करने जाते, आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें ये चीज मैटर करती है कि आप अपने आप को फिट रखें। एक चौका रोकने की जगह में आप अपने अगले 7 मैच मिस ना कर दें। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ये टीम के लिए आपने करना है, शायद वो ही 4 रन टीम को जितवा दे। तो इंजरी अगर जेन में आएगी तो वो तो कहीं भी आ सकती है। आपको क्रिकेट है, बॉल कराते हुए आ सकती है, बैटिंग करते हुए भी आ सकती है, लेकिन अगर आप ये जेन में रख ले कि मैंने डाइव नहीं करनी, तो फिर 50 ओवर यही जेन में रहेगा। तो कितने बॉल मुझसे गुजर जाएंगे, सिंगल्स हो जाएंगी, डबल्स हो जाएंगी, बाउंड्री नहीं रोक सकता। तो ये एक डिफरेंट मैटर है, इसमें आपने जाना ही जाना है, गो फॉर इट। वो बात की बात है कि मैं इंजर्ड होता हूँ कि नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान और श्रीलंका का कोई मैच है, मैंने भी करवाई थी, लेकिन रहमान साहब आपने बॉल बैट पे ली नहीं, बॉल ही मिस कर दी। नहीं, यही फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक वाली हारून साहब खबर तो यही आ रही है। हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन आई थिंक जो ये वाला पॉइंट जो आपने कहा ना, ये सोशल मीडिया पे भी बहुत आई है, जो बात आप कह रहे हैं ना, तशवीश का इज़हार। एक इंग्लिश कमेंटेटर ने भी ये इसको नोटिस में लाई है बात, और उसने वो वीडियो शेयर की है। उसमें एक्चुअली वो ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए टेक्निक का भी इशू है। ठीक, आप जब स्लाइड करते हैं ना, तो स्लाइड करने की एक टेक्निक होती है कि आपको पहले स्लाइड करके पैर आगे लेके जाना है। अगर आप जिस्म पहले आगे लेके जाएंगे और फिर अपना घुटना लेके जाएंगे तो वो तो डेफिनेटली को पहले जमीन पे मार देंगे, स्लाइड ही नहीं लगेगी। शायर शेर में कहना चाहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, वो तो ये एक्चुअली मुजीब था जो जो ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि की प्लेयर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि इंग्लैंड का एक प्लेयर का ये इशू इंग्लैंड में हुआ था। उनका एक फास्ट बॉलर था साइमंस के नाम से, मुझे याद पड़ता है कि उसने इसी तरह डाइव मार के जब किया तो उसका घुटना स्टक हो गया और बड़े अरसे तक उसका वो टीम से बाहर रहा वो बड़े अरसे, लेकिन बाद में वो कम बैक नहीं। बांग्लादेश के मैच के खिलाफ चौका रोकते हुए ही नसीम शाह का थोड़ा सा घुटना कह रहा हूं शोल्डर में थोड़ी सी आई थी, उसके बाद वो देखें वो तो खैर उसका बॉलिंग के उस पर भी और गिरने से भी हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंजरीज जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं कि ये कैरियर थ्रेटनिंग हो सकती है, लेकिन आई थिंक इसमें टेक्निक का भी इशू होता है, अगर उसको वो ठीक कर लें। सो मेरे नजदीक तो इंग्लैंड वाला तो अच्छा ही अच्छा होगा मैच, लेकिन जो पाकिस्तान वाला मैच है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जराये के मुताबिक, जरिए आप भी बता रही थी, मैं भी बता दूं रहमान साहब, कल ऐसा लग रहा है जराये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाना चाह रहा है, जो कि मेरे लिए हैरानकुन बात है। हालांकि मैं इस चीज क्योंकि अगला मैच हमारा, क्योंकि श्रीलंका के बाद मैच हमारा इंडिया के साथ है, अगर हम अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे तो फिर क्या दोबारा से अब्दुल्ला शफीक को हम बैक करेंगे जसप्रीत बुमराह के सामने, सिराज के सामने? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दें। मुझे पहले ये बताएं आपके जराये कौन से? हारून भाई आप ये बताएं कि आपके जराये क्या हैं? आपके जराये कबूतर हैं, आपके जराये चुड़ैल हैं, या आपके जराये जो है वो चिड़िया है? वो बता दें। वो बुलबुल है जो मुझे खबरें लाके देती है। मेरे ख्याल में कि टू अर्ली टू फकर को ड्रॉप करना, अभी आपके बहुत मैचेस बाकी हैं, तो एक सीरियस प्लेयर है तो आपको फॉर्म में आना भी जरूरी है। माइट भी वो कल ऐसी इनिंग्स खेल दे कि पूरे वर्ल्ड कप में उसकी
अब्दुल्ला शफीक ने 50 स्कोर की थी श्रीलंका के खिलाफ उससे पहले in the तो Asia फिर Cup। फखर के भी बहुत 100 हैं, फखर का 190 कुछ भी है, 196 एग्जैक्टली। तो फिर आप इसको भी नहीं ना छोड़ सकते पीछे। तो फखर की मेरा ख्याल है 3-4 मैचेस हुए हैं कि जिसमें उसकी वो इनिंग्स ही नहीं खेली जा रही। पर ऐसे प्लेयर्स के लिए अगर एक भी इनिंग्स मिल जाए तो फिर आपको पूरा इवेंट वो अच्छा खेल के देगा। लेकिन फखर फील्डिंग में जो जान मारता है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई और, सारे ही मारते हैं लेकिन जो फील्डिंग मतलब वो अपना करता है, कोटा पूरा कर देते हैं Exactly. फील्डिंग में। अगर बैटिंग अच्छी नहीं करते हैं तो वो अपना फील्डिंग में कोटा पूरा कर देते हैं। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, आई होप पाकिस्तान जीते। और इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच में तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई एक ही मैं जीतेगा। फिलहाल चाहूंगी कि इंग्लैंड ही जीत जाए। इतना आसानी से इंग्लैंड पकड़ेगा नहीं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की टीम अभी बहुत अच्छी है, ठीक वो है। बहुत अच्छे जेल हैं और उनके पास पूरा पैकेज है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बिल्कुल, बैटिंग में भी अच्छा यूनिट है और बॉलिंग में भी अच्छा यूनिट है। कल देखते हैं क्या होगा मैचेस में। कल आपसे मुलाकात होगी दिन 1 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।